दिल्ली शहर की मासूमियत उन छोटे मोहल्लों में नजर आती है जहां आज भी लोग खुलकर जीना जानते हैं, बिना किसी तकल्लुफ के मिलते हैं, जहां बच्चे अकेले बिना किसी की उंगली थामे स्कूल जाते हैं और बिना किसी डर के सड़कों पर खेलते हैं। लेकिन आज ऐसे ही एक मोहल्ले में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने इस मोहल्ले की तस्वीर ही बदल दी। समीर, हम लोग सत्यनारायण जी की कथा में जा रहे हैं, शर्मा जी के यहाँ। तुम एक काम करो, आज राहुल को ट्यूशन से तुम लेके आओ, 12 बजे पहुंच जाना। अरे पहुंच जाओगे ना? हाँ भैया ले आऊंगा, टेंशन मत लो आप। अगर गोपाल छुट्टी पर नहीं गया होता तो ये काम हम तुम्हें बोलते ही नहीं। भाभी बोल तो दिया, ले आऊंगा, अब लिख के दूं क्या? चलो। और हाँ समीर, मेहरबानी करके दिन में दारू मत पीना। भैया दारू छोड़ दी है मैंने। हेलो भैया, भाभी निकल गया, मैं आता हूँ। राहुल, तू घर पे नहीं गया? नहीं, मेरे चाचू लेने आने वाले थे, लगता है नहीं है। राहुल तो क्या हो गया, तू हमारे साथ चल। हाँ नहीं, मैं इधर ही वेट करता हूँ, शायद आ रहे हो। अच्छा ठीक है, चल बाय बाय। अंकल, एक प्लेट गोलगप्पे देना। अंकल, टाइम क्या हुआ? 12:15। लगता है ये चाचू भी भूल गए। कोई नहीं, मैं खुद ही घर चला जाता हूँ। बहुत लेट हो गया। समीर गया होगा ना राहुल को ट्यूशन से लेने के लिए? बिल्कुल गया होगा, जब एक बार उससे कह दिया तो जाएगा नहीं। इतना बुरा नहीं है वो। पता है कैसा है समीर? ये कौन फोन कर रहा है बार बार? देखना जरा संगीता, कौन है? हेलो, वो एक्चुअली पीयूष गाड़ी। क्या? राहुल? राहुल कहाँ पर है? क्या हुआ? राहुल, गाड़ी साइड में लगाई। राहुल कहाँ है? राहुल प्लीज हम बात करो, गाड़ी साइड में लगाओ ना। हेलो, कौन बोल रहा है? राहुल मेरे पास है, अगर वापस चाहिए तो 15 लाख रुपए लगेगा। क्या? और पैसा कहाँ लाना है मैं फोन करके बताऊंगा। हेलो 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 हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, किसका फोन है? राहुल कहाँ है? राहुल कहाँ है? तुम शांत रहो। राहुल घर नहीं पहुंचा, इसका मतलब समीर लेने नहीं गया राहुल को। घर पहुंचो पहले। पता नहीं कैसा होगा मेरा राहुल। रो मत संगीता, राहुल मिल जाएगा। पीयूष भाईजान गए हैं ना पुलिस के पास, देखना वो राहुल को लेकर ही आएंगे। कहाँ गए? कुछ भी नहीं पता चला। किसने किया था हमें कॉल? उसने दोबारा फोन नहीं किया, लेकिन वो और मैं उसका नंबर पुलिस स्टेशन में देकर आ रहा हूँ। वो हमें दोबारा कॉल करने वाला था, उसने कॉल क्यों नहीं किया? उसने फोन नहीं किया, ये मैं कैसे बता सकता हूँ? पुलिस यहाँ क्या करे? आप लोग राहुल को ढूंढिए, यहाँ पर आप क्यों क्या रहे हैं? मैम प्लीज शांत हो जाइए। राहुल की तलाश ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, उसकी फोटो भी सर्कुलेट की है और जगह जगह नाकाबंदी भी जारी है। मैम राहुल के सिलसिले में ही हम आपके मोहल्ले में इंक्वायरी कर रहे हैं। बेटा राहुल आपके साथ ट्यूशन पढ़ता है? हाँ अंकल। मतलब वो आज आपके साथ नहीं आया? मैंने उसे कहा था कि घर चल, पर उसने कहा नहीं, मेरे चाचा आ रहे हैं,
मैं वेट करता हूँ, तभी मैं घर पे आ गया। अच्छा, आप लोगों में से किसी ने भी राहुल को ट्यूशन पढ़ने के बाद देखा है? साहब, यहाँ पे खड़े होकर टाइम वेस्ट करने का क्या मतलब है? और आपको क्या लगता है ये जो किडनैपर है हमारे बीच में खड़ा है और आपके सवालों का जवाब देगा वो? देखिए, मेरी बात समझिए। हाँ सही बात है, हमसे सवाल करके आपको क्या मिलने वाला है? देखिए, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ राहुल की भलाई के लिए कर रहा हूँ, इसीलिए आप लोगों से इंक्वायरी करनी पड़ रही है। तब तक राहुल को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार कौन रहेगा? यही तो काम है इनका, दिखावा करते रहना और आए दिन बच्चे गायब होते रहे। अच्छा, आपका किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी बिजनेस में या मोहल्ले में, या किसी पर कोई शक जो आपसे बदला लेने के लिए राहुल को किडनैप कर सकता है? नहीं सर, ना ही मेरी किसी से कोई दुश्मनी है और ना ही किसी से कोई झगड़ा है सर। यहाँ हम मोहल्ले में सभी लोग एक परिवार की तरह रहते हैं। यहाँ मुझे किसी पे कोई शक नहीं। लेकिन मुझे शक है, मुझे समीर पर शक है। क्या बकवास कर रही? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? मुझे पूरा यकीन कि समीर की वजह से ही हमारा बेटा राहुल किडनैप हुआ है। ये समीर कौन है? मेरा देवर। आज राहुल को ट्यूशन से लेकर आने की जिम्मेदारी हमने उसे ही दी थी, लेकिन अब उसे कभी भी कोई काम बताओ कुछ नहीं करता है। सिर्फ शराब पीना, अय्याशी करना और अपने भाई की इज्जत को मिट्टी में मिलाना, यही काम है उसका। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी पीयूष हमेशा उसकी तरफदारी करते रहते हैं। थैंक यू। अब तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों लाल पीली हो रही गुस्से से? मुझे क्या परेशानी हो सकती है? मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो है तुम्हारा भाई समीर। आज मैंने उसे कहा कि राहुल का होमवर्क करवा दे, लेकिन नहीं, उन्हें तो कोई काम ही नहीं करना है। दिन भर सुबह से लेकर रात तक सिर्फ और सिर्फ मैच देखा है। और मुझे पूरा यकीन है कि उसने गोपाल से शराब मंगवाई और घर में बैठकर पी। और जब मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि मेरे भाई का पैसा है, तुम्हें क्या पड़ी है? और इतनी सी बात में आप गुस्सा हो गए हैं? अरे वो बच्चा है, नासमझ है, सही गलत की उसको पहचान नहीं है अभी। मजाक मस्ती में तुमसे कुछ कह दिया होगा, भाभी हो तुम उसकी। 25 साल का बच्चा है ना? संगीता, मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ा आराम करना चाहता हूँ और ये सब बातें करने का ये वक्त नहीं है। एक नहीं 10 बार कहा था उससे कि ठीक 12 बजे राहुल को ट्यूशन से लेने के लिए पहुंच जाना, लेकिन फिर भी जब पीयूष ने 12:15 बजे उसे कॉल किया तो वो रास्ते में था, पहुंचा नहीं था। मुझे पूरा यकीन है ये सब कुछ उसने जानबूझकर किया है। ये समीर कहाँ है? यही हूँ मैं। भाभी, आपको दिक्कत है मुझसे, मुझे पता है, लेकिन आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं अपने राहुल को किडनैप करूंगा? तुम अपने भाई से बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकते हो। चलो संगीता, मैं चलता हूँ। देख लेना, ध्यान करना। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। कैसा है? क्या बात है, आज बहुत स्मार्ट लग रहे हो भैया। ये कलर आप पे ना बहुत सूट करता है। अच्छा, ज्यादा घूम मत, ये बता काम क्या है? वो भैया, एक 3000 रुपये दो ना। वो एक रिस्ट वॉच देखी थी, बहुत सही है भैया, वो लेनी है। अच्छा हुआ पिताजी का बिजनेस तूने नहीं संभाला, वरना 3000 की घड़ी के लिए 4000 रुपए का मक्खन लगा चुका है तू अभी तक। पैसे चाहिए थे तो सीधे मांगना बेटा। संगीता, तुम इसे पैसे दे देना, मैं लेट हो रही। चलो बाय। ऐसे समीर, ये क्या है? पैसे वापस करो। अरे क्या भाभी, क्यों चाचा करती रहती हो? कल समझाया था ना आपको, मेरे भाई का पैसा है, जितना मर्जी लो, आप कोई नहीं होती रोकने वाली। पीयूष, नालायक, आज अगर गाड़ी की चाबी नहीं भूला होता ना तो तेरा असली चेहरा देखने से बाकी रह जाता मैं। तेरी भाभी ने मुझे हर बार समझाया, समीर ऐसा है, समीर वैसा है, मुझसे शिकायत करती रही। मैं इसको समझाता रहा कि नहीं, वो बच्चा है, वो मान जाएगा। ये सिला दिया तूने। भैया आप गलत समझ रहे हो। मैं गलत नहीं समझ रहा हूं और आज के बाद तू एक बात कान खोल के समझ ले, मुझसे 1 रुपए की भी उम्मीद मत करना। जानती हो, बाबूजी गुजरने से पहले बोल के गए थे कि इसका ध्यान रखना। मैंने जरूरत से ज्यादा ध्यान रखा। एक भाई की तरह नहीं, एक बाप की तरह पाला तुझे। एक बात ध्यान रख ले, 1 महीना है तेरे पास, सिर्फ 1 महीना। या तो 1 महीने में ऑफिस ज्वाइन कर, तनख्वाह लेके काम कर, नहीं तो कोई और काम ढूंढ। और अगर दोनों काम नहीं होते तो घर से बाहर निकल जा। चलो यहां से जाओ। सारे आस्तीन के साथ मैंने घर में ही बाल रखे हैं। तुम ये रखो। तुम शांत हो जाओ पीयूष, और आई एम सॉरी, मेरी वजह से ये सब हुआ। देखो, तुम सॉरी मत बोलो, ये तुम्हारी गलती नहीं। तुमने तो मुझे हर बार आगाह किया, अगर मैंने तुम्हारी बात मानी होती तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। शराब के नशे में कुछ भी कर सकते हो। भाभी, मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ जितना आप। समीर, कोई तो तुमने राहुल को किडनैप नहीं किया? नहीं किया सर। अच्छा, तो फिर राहुल को सही टाइम पर ट्यूशन से लेने तुम क्यों नहीं गए थे? सर वो बोलो। सर
राहुल की ट्यूशन के वक्त मैं टिप्सी बार में था एक फाइनेंसर के साथ। सर इस प्रोजेक्ट में मैंने पूरी स्टडी की है। इट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड सर हम 1 साल में अपना सारा पैसा रिकवर कर सकते। यार राहुल को लेके आना था ट्यूशन से। हाँ भैया मैं बस 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ, रास्ते में हूँ। सर वो मैं फाइनेंसर को कन्विंस करने के चक्कर में मुझे टाइम का पता नहीं चला और फिर भैया का फ़ोन आया तो मैं राहुल की ट्यूशन पे भागा गया। तब तक सर राहुल वहाँ से चला गया था। सर मुझे नहीं पता राहुल कहाँ है, मैंने कुछ नहीं किया सर। भाभी आप जिसकी कसम बोलो मैं उसकी कसम खाता हूँ, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया भाभी। मुझे अपनी गलती समझ में आई थी, इसलिए मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता था, इसलिए मैंने आपको बिना बताए फाइनेंसर से मिलने जा रहा था। उस बार की और उस फाइनेंसर की सारी डिटेल तुम मुझे दोगे? जी सर। हम आपकी कॉल मॉनिटर कर रहे हैं। जैसे ही किडनैपर आपको फोन करेगा हमें उसकी लोकेशन का पता लग जाए, तब तुम ध्यान रखिए। थैंक यू सर। सर पीयूष को किडनैपर का जो रैंसम कॉल आया था वो इसी मोहल्ले के पीछे से आया था और सर राहुल का ट्यूशन सेंटर भी इसी मोहल्ले में, घर से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर। सर मैंने आसपास सभी जगह देखा, कहीं भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। सर पता लगाना काफी मुश्किल है कि किडनैपर कौन था। इसका मतलब किडनैपर इसी मोहल्ले का है, तो ये भी हो सकता है कि राहुल भी यही कहीं है। पीयूष आपके घर पे जो रैंसम के लिए कॉल आया था उसकी लोकेशन इसी मोहल्ले की है, तो ये भी हो सकता है कि राहुल और किडनैपर दोनों यहीं कहीं हो इस मोहल्ले से। अगर राहुल यहीं कहीं है तो मैं उसे जरूर ढूंढ निकालूंगा। हाँ भाई चल हम चलते हैं। सर एक काम करो, अपने हवलदार यहाँ शादी वर्दी में लगाओ। ठीक है सर। संगीता तुम रात भर से नहीं सोई, अकेले सोफे पे कब तक बैठी रहोगी? मेरी बात मानो, अंदर जाके थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा सो जाओ, भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। अब तो भगवान पर भरोसा तभी होगा जब मेरा राहुल सही सलामत वापस आ जाएगा। तुम भी तो रात भर से नहीं सोए हो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ, कुछ खाओगे नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। राहुल क्या हुआ? बस आप क्या करने आए यहाँ पे? आप राहुल को तो ढूंढ नहीं पाए ना, मार दिया ना उसे। बॉडी कहाँ मिली? पीछे वाले गेट पर संगीता ने गेट खोला और सिंह सर आसपास जरा अच्छे से देखो, कुछ मिलता है क्या? हमें बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाना होगा। कोई जरूरत नहीं है पोस्टमार्टम करने की। बेचारे जीते जी बच्चे को तो आपने मार डाला, अब पोस्टमार्टम करके क्या उखाड़ लेंगे? नीचे हटिए और हमें हमारा काम करने दीजिए, समझे आप? अरे ऐसे कैसे ले जा सकते हैं बॉडी को? देखिए प्लीज आप हमें हमारा काम करने दीजिए, प्लीज। क्या काम करेंगे आप अगर ये सब कल करते ना तो आज राहुल जिंदा होता, लेकिन आपको उसकी पड़ी कहाँ थी? आप तो यहाँ मोहल्ले में तहकीकात करके अपना वक्त जाया कर रहे थे। बस वापस ला पाए आप राहुल को?
नहीं ना, आप सिर्फ मासूमों को परेशान करना जानते हैं। आप क्या जानेंगे एक माँ के दिल का दर्द। कलेजा फट जाता है जब अपनी औलाद को ऐसे देखना पड़ता है किसी माँ को। और आपको देखिए, आपके चेहरे पे एक शिकन तक नहीं आई। देखिए प्लीज आप इन्हें कंट्रोल कीजिए प्लीज। साहिदा शांत हो जाओ। तुम जानती हो जो कुछ भी हुआ उसे कोई नहीं रोक सकता था। चलिए मान लिया कि आप लोगों में बहुत भाईचारा, बहुत अच्छी बात, लेकिन फिर भी एक बात ये याद रखिए कि फिरौती का फोन इसी मोहल्ले से आया था। इसका मतलब कोई तो एक ऐसा है जिससे आप लोगों को खतरा है। सर हो सकता है आपकी बात ठीक हो, आप भी तो देख रहे हैं ना, इस मुसीबत में पूरा मोहल्ला हमारे साथ अभी भी खड़ा है। कैसे शक करें किसी पर? पीयूष याद करके बताइए कि जब से राहुल किडनैप हुआ तब से लेकर अब तक ऐसा कौन है जो यहां मौजूद नहीं है? सर इसका मतलब वो किडनैपर हो सकता है शायद। पीयूष अच्छे से याद करिए और बताइए कल से यहाँ कौन कौन गायब है। सर शिव अय्यर अंकल का बेटा कल वो सुबह से ही गायब है सर। तुम्हें कैसे पता? सर मेरे पड़ोसी हैं, कल जब वो सुबह जा रहा था तो मैंने उसे जाते हुए देखा था। अजय बत्रा, कल रात को यहाँ कम्युनिटी की पूजा थी। वो बहुत पूजा पाठ करता है, लेकिन कल वो पूजा में आए नहीं। मैंने पता किया तो पता चला कि उसे कोई अर्जेंट कॉल आया, फिर वो चला गया। श्याम कपूर भी तो पूजा के बीच में से उठकर चला गया था ना? लेकिन वो तो दुबई में रहते, आते जाते रहते। सर गोपाल भी तो हो सकता है। गोपाल? सर कल सुबह ही वो छुट्टी लेके अपने गांव चला गया था। ये गोपाल कौन है पीयूष? काम करता है घर में सर, सर्वेंट है हमारा। मुझे बोला पिताजी की तबीयत खराब है, मुझे जाने तो मैंने जाने दिया। उसका एड्रेस पता कुछ? मेरे एक दोस्त के कहने पे मैंने उसे रख लिया था सर, मेरे पास एड्रेस नहीं है उसका। अच्छा मोबाइल नंबर कोई? रमेश अदर, या तो अपनी एक टीम तैयार करो और इन चारों सस्पेक्ट को ट्रैक करो, उनकी कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ और इनकी लोकेशन भी पता करो। अजय, श्याम, शिव और गोपाल। हो सकता है कि राहुल के किडनैपर और कातिल इन्हीं चारों में से कोई एक हो। एक भीड़भाड़ वाले मोहल्ले से एक बच्चा गायब हुआ था, बच्चा जो उसी मोहल्ले का था। कोई उसके लिए चाचा था, कोई ताऊ था, कोई दादा था। फिर इन अपनों में से किसने उसको गायब किया था? अब तक की तहकीकात में 4 नाम संदिग्ध के तौर पर सामने आए। घर के सर्वेंट गोपाल का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। पुलिस ने उसका फोन भी सर्विलेंस पे डाल दिया था और उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाने के लिए भी अर्जी दे दी थी। ये 13 तारीख के दिन इनमें से किसी ने आपके यहाँ से कॉल किया था क्या? नहीं साहब, इनमें से तो कोई नहीं आया था। आपको पक्का यकीन है? पक्का सर। अच्छा, ऐसा कोई आदमी जिसकी हरकत आपको सस्पिशियस लगी हो? नहीं साहब, ऐसा तो कोई नहीं। ठीक है, थैंक यू। श्याम कपूर, जिस दिन राहुल का किडनैप हुआ था उससे पिछली वाली रात श्याम कपूर की तो दुबई की फ्लाइट थी, तो फिर ये राहुल को किडनैप कैसे कर सकता है? और अजय बत्रा? सर इस अजय बत्रा के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली है। सर अजय बत्रा और इसका दोस्त सोमेश, ये दोनों एक क्लब की मेंबरशिप के फ्रॉड में इन्वॉल्व थे। सोमेश उस दौरान इसके पैसे लेकर फरार हो गया। सर अजय बत्रा ने अपने दोस्त से तकरीबन 10-12 लाख रुपए उधार लिए थे एसयूवी कार खरीदने के लिए, और सर अभी इसके ऊपर तकरीबन 10-12 लाख रुपए वापस लौटाने का प्रेशर है। मतलब अजय पैसों को लेकर के किडनैपिंग कर सकता है? कर तो सकता है सर, हम इसकी फैमिली के कॉल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। सर जैसे ये कॉल करेगा हम इसे पकड़ लेंगे। यस डॉक्टर गर्ग। हेलो इंस्पेक्टर साहब, राहुल अग्रवाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो शायद आपके काम की हो सकती है। आप अगर यहाँ आ सकें तो मैं आपको डिटेल में समझाऊं। ठीक है, हम अभी आते हैं। राहुल की मौत दम घुटने से हुई है और किडनैपिंग के 2 से 4 घंटे के अंदर ही वो मर चुका था। शायद इसीलिए किडनैपर ने दोबारा रैंसम के लिए कॉल नहीं किया। हो सकता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, राहुल के नाखूनों से हमें ब्लड और स्किन के सैंपल्स मिले। लगता है बच्चे ने मरने से पहले अपने आप को बचाने की काफी कोशिश की है। शायद इसीलिए उसे जान से मारते वक्त या उसे बांधते वक्त किलर के ब्लड और स्किन के ट्रेसेस बच्चे के नाखून में आ गए। इसका मतलब किडनैपर या मर्डर वो जो भी है, उसकी बॉडी पे, खास करके चेहरे पे या हाथों पे या फिर गले पे खरोच के निशान होंगे। जी बिल्कुल, और बल्कि ये निशान अभी ताजे होंगे। अगर ऐसा कोई सस्पेक्ट आपको मिलता है तो समझिए आपको आपका किलर मिल गया। अब वो जो कोई भी था सर, हम लोगों ने तो अपना बच्चा खो दिया। हम आपकी अब क्या मदद कर सकते हैं? समीर, समीर,
हाथ दिखाओ। तुम नहीं मारे ना, तुम नहीं मारे ना राहुल को, तुम नहीं मारे राहुल, तुम नहीं मारे राहुल को, तुम नहीं मारे राहुल को, नहीं मारा, तुम नहीं मारे राहुल। मैंने नहीं मारा बाप। संगीता संभाल लो अपने आप को। पीयूष, हमें आपकी मदद चाहिए। सर हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? आप अपने बच्चे तक को तो बचा नहीं सके। देखिए पीयूष, सारा मोहल्ला नाराज है, गुस्से में। हम उन्हें ऐसे चेक नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि राहुल की शोक सभा में जितने भी लोग आए, हम उन पर पैनी नजर रखें। ठीक है सर। मौके की संजीदगी को देखते हुए, ये जानते हुए भी कि राहुल की शोक सभा में पूरा मोहल्ला आएगा, पुलिस ने दूरी बनाए रखी, पर उनकी कड़ी निगाह हर आने जाने वाले पर थी। यहाँ तक कि संगीता और पीयूष भी आंखों में आंसू लिए अपने बेटे के कातिल को ढूंढ रहे थे। पुलिस और राहुल के माँ बाप दोनों को उम्मीद थी कि आज कातिल पकड़ा जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं और उन्हें हताशा ही हाथ लगी। कल ये यही था, पूरा घर इसकी शैतानियों से गूंजता था, पर आज सन्नाटा है। बाहर ही नहीं, मेरे अंदर भी कान तरस गए हैं इसके मुंह से मां सुनने के लिए। आखिर लोग इतने हैवान क्यों हो जाते हैं कि मासूमों को मारते वक्त के हाथ भी नहीं कांपते। सर, 2 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है। सर, शिव अय्यर, मोहल्ले वालों के हिसाब से अभी उसे वैष्णो देवी में होना चाहिए, लेकिन सर उसका फोन अभी 2 दिन पहले नोएडा के सेक्टर 37 में ऑन हुआ था। और दूसरी इन्फॉर्मेशन? सर गोपाल, हमने गोपाल के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। सर इसमें से एक नंबर है जिसमें वो कंटिन्यूस बात कर रहा था। इस नंबर के बारे में इंक्वायरी निकाली है, पता चला ये उसकी बीवी का नंबर है। शिव अय्यर, पता करो ये शिव अय्यर का सिर्फ मोबाइल ही नोएडा में था या ये खुद भी नोएडा में? और ये गोपाल, इसकी बीवी से पूछताछ करो और इसके घर के बाहर सादी वर्दी में कांस्टेबल तैनात करो और इसका फोन सर्विलांस पर डालो। ठीक है सर। जी, गोपाल को बुलाओ, कुछ बात करनी है। वो तो 2 दिन से घर पर नहीं है। घर पे नहीं आया, फिर झूठ बोल रही हो। सर, झूठ क्यों बोलूंगी? बबली, कहाँ जा रही हो अकेले? तुझे कितनी बार बोला है कि अकेले बाहर मत निकला कर? चल घर में। क्या दिन आ गए, आजादी से बच्चे बाहर खेलने भी नहीं जा सकते। क्या करेंगे भाई, पिछले 6 महीने में इस मोहल्ले में दूसरे बच्चे की मौत है। राहुल का तो किडनैप हुआ है, पर जूनी, उसकी मौत अचानक से क्यों और कैसे हुई कुछ समझ में नहीं आया। कौन जूनी चाचा? क्या हुआ था उसे? वो जाहिदा और फिरोज की बेटी 8 साल की बच्ची थी। 2 दिन से किसी को दिखाई नहीं दी, फिर पता चला बच्ची मर गई। कब्रिस्तान में दफना दिया उसे। बड़ी प्यारी बच्ची थी। पर चाचा, बच्ची की मौत कैसे हुई? क्या बताऊं बेटा, जाहिदा और फिरोज का तो ये कहना है कि वो टीवी पे कुछ देखा था और वैसा ही करने के लिए मुंह को पन्नी से बंद किया और खोल नहीं पाए और दम घुटने से मौत हो गई। पर क्या कहें, छोड़ो बेटा। बोलो ना चाचा, पर क्या? पर किसी को भरोसा नहीं उनकी इस कहानी पे। राहुल का केस अभी सुलझा भी नहीं था कि पुलिस को एक और केस का सिरा हाथ लगा। पुलिस ने बिना किसी शिकायत के दर्ज हुए भी इस केस की तह तक जाने की ठानी। बेशक पूरा मोहल्ला पुलिस पर तमाम तरह की तोहमतें लगा रहा था, पर पुलिस अपनी जिम्मेदारियों से चूकने को तैयार नहीं थी और राहुल ही नहीं, किसी भी पीड़ित को न्याय दिलाने को प्रतिबद्ध थी। सर, अगर आप उस दिन वाली बात के लिए आए हैं तो जाहिदा की तरफ से मैंने आपसे माफी मांग ली थी। अगर आप चाहें तो मैं दोबारा आपसे। जूनी की मौत कैसे हुई थी हम ये जानने आए। क्या हुआ था उस दिन? मेरी जूनी। सर, जूनी बच्ची थी, उसने टीवी पे कोई प्रोग्राम देखा था शायद, और वही घर में अपने ऊपर ट्राई करने की कोशिश कर रही थी। उसने पॉलीथीन से अपना चेहरा ढक तो लिया था, लेकिन वक्त रहते उतार नहीं पाई और फिर दम घुटने से उसकी मौत हो गई। उसका डेथ सर्टिफिकेट तो होगा आपके पास? जी आइए। सर, जब ये वाकया हुआ तो हमने फौरन अपने फैमिली डॉक्टर को बुला लिया। क्या नाम है उनका? डॉक्टर अब्बास रिजवी। इंस्पेक्टर, बच्ची ने अपना सर पॉलीथीन में डाला था और नायलॉन के धागे से गर्दन में उसके इर्द गिर्द उसने बांध लिया था। शायद टाइम पर वो उसे खोल नहीं पाई, इसलिए दम घुटने से उसकी मौत हुई है। मैंने चेक किया था। आपके बताने के तरीके से तो ऐसा लग रहा है जैसे ये रोजमर्रा की कोई घटना हो। आपको नहीं लगता डॉक्टर कि ये आम बात नहीं है? हाँ, ये आम बात नहीं है, लेकिन मैं इन्हें इनके अब्बा के टाइम से जानता हूँ, इसलिए मुझे कभी लगा ही नहीं कि
इस हादसे को यह गलत शक्ल देने की कोशिश कर, इसलिए मैंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। अब तो आपको तसल्ली हो गई ना सर? तसल्ली तो मुझे तब होगी जब मैं जूनी की बॉडी का फॉरेंसिक टेस्ट करा लूंगा। लेकिन उसको दफनाए हुए तो 6 महीने हो गए। मालूम है, लेकिन उसकी बॉडी को बाहर निकालना ही होगा। फिरोज की कहानी वाकई भरोसे लायक नहीं। क्या तुमने कंफर्म किया था? हाँ सर, इन तीनों सस्पेक्ट में से सिर्फ गोपाल को छोड़कर जिस दिन जूनी गायब, शिव अय्यर और अजय बत्रा 3 दिन तक शहर में नहीं थे और तब तक दिखाई नहीं दिए जब तक जूनी के पेरेंट्स ने उसकी मौत के बारे में सबको नहीं बता दिया। इसका मतलब जूनी और राहुल के केस पे कोई ना कोई तो कनेक्शन है। सर, गाजियाबाद के एक होटल से अजय बत्रा ने अपनी फैमिली को कॉल किया है। उसकी लोकेशन ट्रेस हो चुकी है। उठाओ उसे। कौन है? सर, रूम सर्विस। आपने जो खाना ऑर्डर किया था वो लेके आया हूं। पुलिस, चलो। पर मैंने किया क्या? सब बताते हैं। अरे हाँ रमेश, क्या खबर है? जय हिंद सर। सर, हमें खबर मिली है कि शिव ने नोएडा के सेक्टर 37 में एक फ्लैट खरीदने के लिए किसी प्राइवेट फाइनेंसर से लोन लिया था, जो कि उसकी जान के पीछे पड़ा है सर। उसे कुछ 5 लाख रुपए देने थे। मतलब शिव के पास भी मोटिव है राहुल को किडनैप करने का? सर, मैंने गार्ड से कंफर्म किया तो उसने बताया कि शिव 2 दिन पहले यहाँ आया था। एक काम करो, फ्लैट में जाकर के फिर से चेक करो, और अगर वो अभी भी वहां हो तो उठा लो उसे। शिव अय्यर, पुलिस, चलो। तो वैष्णो देवी जाने के नाम पे तू ये कुकर्म करता है? नहीं सर, मैं कोई कुकर्म नहीं करता है सर। जो नोएडा में लड़की है वो मेरा वाइफ है। अच्छा, तो तू दुनिया का पहला ऐसा आदमी है जो अपनी बीवी से छुप छुप के मिलता है? हाँ सर, वो मेरा मजबूरी है सर। मैं साउथ इंडियन है, मेरा फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन है सर। वो बोले कि मैं तमिलियन गर्ल को छोड़ के किसी और से शादी नहीं कर सकता, वो अलाउ नहीं करेंगे सर। पर अभी मैं कॉलेज में एक बिहार का लड़की बेला से बहुत प्यार करता, उसका फैमिली भी मेरे को बहुत पसंद करता था सर। तो मैं उससे छुप के शादी किया, उसको नोएडा में रखा है। मैं वो वैष्णो देवी का झूठ बोल के उनसे मिलने के लिए जाता था सर। तुमने राहुल को किडनैप क्यों किया? अपने घर के लोन का पैसा भरने के लिए? नहीं सर, मैं किसी को किडनैप नहीं किया। मेरे को मालूम, मेरे को पैसा भरने का है। मैं अपना पीएफ पे लोन अप्लाई किया। जिस दिन राहुल का मर्डर हुआ तू कहाँ था उस दिन? मैं अपना वाइफ और बेबी के साथ नोएडा में। यादव, इसके बयान को क्रॉस चेक करो और इसको यहीं बिठा के रखो। अजय, क्या हुआ? आई सर, मैंने कुछ नहीं किया, सब उस सुमेश ने किया है सर। वही पैसा लेके भागा था। पता है हमें, उस केस में पुलिस सुमेश को ढूंढ रही है, तुम्हें नहीं। तुम सुमेश की वजह से नहीं छुपे हुए थे, तुम राहुल अग्रवाल के मर्डर की वजह से छुपे हुए थे। राहुल अग्रवाल? ये कौन है सर? राहुल अग्रवाल पीयूष अग्रवाल का बेटा, तेरे मोहल्ले में रहता है ना वो? सर, उसके मर्डर से मेरा क्या लेना देना? मैं बताऊंगा या तू बताएगा? हाँ, तुमने नई एसयूवी गाड़ी खरीदी अपने दोस्तों से पैसा उधार लेकर के, और जब उन्होंने पैसा मांगा और तुम दे नहीं पाए तो तुमने राहुल को किडनैप कर लिया, फिर फिरौती मांगी और बाद में उसे मार दिया। ये बेवजह मुझे क्यों फंसाया जा रहा है? जब तक तू सच नहीं बोलता और ये केस सॉल्व नहीं होता तू यहीं सड़ेगा। यादव सर, इसकी बॉडी को चेक करो, ये कहीं खरोंच के निशान तो नहीं है, और शिव के भी। ठीक है सर। जूनी की मौत प्लास्टिक बैग के कारण दम घुटने से नहीं हुई थी, उसे मारा गया था, वो भी बड़ी बेरहमी से। उसका विंड पाइप जो ऑक्सीजन देता है फेफड़ों को, उसे बुरी तरह कुचल दिया गया था। क्या छिपा रहे हैं आप हमसे? साइदा संभालो। अब सुकून मिला ना हमको, यही चाहते थे ना हम। मैंने कितनी मिन्नतें की थी हमसे कि चलिए पुलिस स्टेशन चलते हैं, उनको बताते हैं, लेकिन नहीं, आपको उस वक्त किडनैपर पे ज्यादा भरोसा था, पुलिस वालों पे नहीं। आप कहना क्या चाहती हैं? हा? सर, आज से 6 महीने पहले तक मेरी सोच ऐसी नहीं थी। मैं जूनी से बहुत नफरत किया करता था, क्योंकि वो बेटी थी और मुझे बेटा चाहिए था। मैं बात बात पर उसको डांटता था, मारता था, बहुत डरती थी मुझसे। फिर अपनी मौत से 1 दिन पहले वो स्कूल से आते वक्त गायब हो गई। साइदा बहुत परेशान थी सर, लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं। फिरोज कुछ तो करो, हमारी बच्ची को कहीं से ढूंढ लाओ। रोज तो 6 बजे आ जाती है, आज 7:15 हो गए, अभी तक नहीं आई। छैयाना नहीं लौटी, कितना सुकून है घर में। तुम उसके अब्बू हो कि क्या हो?
अपने बच्चे के बारे में कोई ऐसे बात करता है? मैं उसका कोई अब्बू अब्बू नहीं हूँ और ना ही वो मेरी कुछ लगती है। फिरोज तुम हेलो सुन, तेरी बेटी मेरे पास है और अगर तेरी बेटी वापस चाहिए तो कल शाम तक 20 लाख रुपए तैयार रखना। क्या क्या बकवास कर रहा है? अगर तूने ऐसी बकवास की ना तो मैं तेरी तब तक पैसे तैयार हो जाने चाहिए। फिर ये सोनी किडनैप हो गई? फिरोज चलो पुलिस के पास चलते हैं, जल्दी चलो। चुप बैठ। तेरी बेटी की वजह से ना मुझे अपनी इज्जत का जुलूस नहीं निकलवाना पूरे मोहल्ले में। अरे लड़की की जात है, एक रात बाहर जाके रहेगी ना तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। मेरी तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी ना। अब वो जहां है उसे वहीं रहने दे बस। तुम इंसान हो या जल्लाद हो? हाँ, छोटी सी बच्ची है वो फिरोज। तुम प्लीज तुम चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन। साहिदा, मैं उस मनहूस के लिए अपनी बदनामी नहीं कर पाऊंगा। और ये पुलिस में जाने की बात ना सोचना भी मत। तुझे तेरी बेटी चाहिए ना तो ठीक है, मैं कल तक पैसे का इंतजाम कर दूंगा, लेकिन पुलिस की बात मत करना। तुमने इतनी बड़ी रकम एक दिन में जुटाई है, कैसे? सर 10 लाख मेरे पास थे, कुछ घर पर पड़े थे और कुछ दुकान पर, और बाकी के 10 लाख मैंने कुछ दोस्तों से उधार ले लिए थे। तुम काम क्या करते हो? सर मेरी सरोजनी नगर मार्केट में कपड़े की 4 दुकानें, ज्यादातर धंधा कैश से ही होता है। और फिर अगले दिन किडनैपर का फोन आया और उसने बताया कि पैसा कहाँ लेकर आना है। फिरोज पैसे दिए हुए घंटों बीत गए, आधी रात हो गई है। पैसे देने के बाद अब कितने घंटे हो गए, अभी तक जूनी क्यों नहीं आई? फिरोज आ जाएगी। ये लो, ये ले आ गई तेरी बेटी मेरे 20 लाख का नुकसान करवा के। सोनी 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 साहिदा, सोनी 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 बेटा सोनी! उस जानवर ने पैसे मिलने के बाद भी मेरी बेटी को मार डाला। मैं अपनी बच्ची को इंसाफ दिलाना चाहती थी, मैं पुलिस के पास जाना चाहती थी, लेकिन फिरोज ने मुझे रोक लिया क्योंकि इनको डर था कि जूनी के साथ इनकी बदसलूकियों के बारे में सबको पता चल जाएगा, और इसलिए इन्होंने वो पॉलीथीन वाली कहानी घड़ी और सबको सुना दी। और डॉक्टर रिजवी, उन्हें भी शक नहीं हुआ? सर वो एक जमाने से हमारी फैमिली डॉक्टर, उनको मैंने जो बताया उन्होंने उस पर भरोसा कर लिया और जूनी का डेथ सर्टिफिकेट बनाकर दे दिया, और फिर मैंने फौरन ही जूनी को दफना दिया। साहिदा मुझे माफ कर दो साहिब। जूमी और राहुल के केस में मॉडस ऑपरेंडी सेम है। इसका मतलब ये दोनों काम, कत्ल और किडनैपिंग, एक ही आदमी ने की है जो उनके मोहल्ले का है, जो अभी तक हमारे हाथ नहीं लगा है। और अजय और शिव की बॉडी पर कहीं पर भी खरोच के निशान नहीं है, तो कहीं ये काम गोपाल का तो नहीं है? हो सकता है सर। आखिर क्या हो गया है इस समाज को? इंसानियत तो जैसे बची ही नहीं। भगवान का रूप माने जाने वाले बच्चों को सिर्फ पैसों की भूख मिटाने के लिए शिकार बनाया जा रहा है। लेकिन याद रखें, ऐसा करने वाले हम माओ की बद्दुआएं उन्हें कभी चैन से जीने नहीं देगी। क्या हुआ? चलो अभी बताते। लेकिन अरे चलो अभी बताते हैं। हुआ क्या? सर ऐसा नहीं चलेगा सर, आपको बताना पड़ेगा। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। सबको आप शांत करते रहिए। 5 दिन हो गए मेरे बेटे का मर्डर हुए, क्या किया आपकी पुलिस ने? सिर्फ बातें बना रहे हैं आप। आखिर कब तक मिलेगा मेरे बेटे का कातिल? तहकीकात के नाम पे सिर्फ आप लोगों को परेशान करते हैं। आपका बेटा चाहता ना तो आपको पता चलता। पूछताछ कर रहे हैं ना, आप समझिए अच्छे से। पूछताछ कर रहे हैं, कुछ नहीं होना यहाँ नहीं। चलो यहाँ से। अब तो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देना ही होगा।
वरना ये लोग शांत नहीं होंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि इस केस में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है, हम जल्दी कातिल को पकड़ लेंगे। हमारे पास 3 सस्पेक्ट है, पूछताछ जारी है। हमारी मेहनत कामयाब होने वाली। एक्सक्यूज मी। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे जाने दीजिए। उस दिन सुबह तो मैं गांव चला गया था साहब, मैं कैसे राहुल बाबा को मार सकता हूँ? तूने झूठ बोला था ना कि तेरे बाप की तबीयत खराब है। वो इसीलिए साहब, अगर सच बोलता तो वो लोग छुट्टी नहीं देते। एक हमसे क्यों मान रखा है तूने? हाँ? वो तो साहब बस कॉल क्या छुपा रहा है? खड़ा कुछ नहीं साहब। देखा? ये तो हाँ दिखा। सर ये तो खरोच का निशान है। हाथा पाई में ये खरोच तुझे राहुल ने मारे थे ना, जब तू उसका खून कर रहा था? नहीं साहब। बोल। नहीं साहब। तेरा खून और खाल राहुल के नाखून में मिले हैं। अब सच सच बोल दे, नहीं तो डीएनए टेस्ट सच बोलेगा। बोल। साहब हम कहीं भी नहीं गए थे साहब, हम दिल्ली में ही थे। राहुल बाबा को हमने ही पैसों के लिए उठाया था साहब। हम मौके की तलाश में थे और जब राहुल बाबा उस दिन ट्यूशन से निकले तो उनको मैंने उस गली से उठा लिया था। वहां तो सिर्फ एक ही चॉकलेट था, अंदर बहुत सारी चॉकलेट है बेटा। आओ बेटा आओ। बेटा अभी मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी चॉकलेट लेके आता हूँ, ठीक है? मुझे ये जगह अच्छी नहीं लग रही, डर लग रहा, घर चलो ना। बेटा अंकल के होते डर क्यों रहे हो? जब मैं पीयूष साहब को फोन करके आया, देखा तो राहुल बाबा मर चुके थे। मैं बहुत डर गया था साहब, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अब तो मैं दोबारा पीयूष साहब को पैसों के लिए फोन भी नहीं कर सकता था। सारी रात ये सोच के निकाली कि अब मैं क्या करूं। फिर मैं राहुल बाबा की बॉडी घर के पिछले दरवाजे पे छोड़ के गांव भाग गया साहब। मैंने सोचा सबको लगेगा मैं तो गांव में था और किसी को मुझ पे शक भी नहीं होगा साहब। मैं कसम खा के कहता हूँ साहब, मैं राहुल बाबा को मारना नहीं चाहता था साहब। और जूनी को भी तूने ही मारा था ना? नहीं साहब, जूनी को मैंने नहीं मारा, मैं सच बोल रहा हूँ। क्या हुआ सर? सर अब तो गोपाल ने भी बयान दे दिया है, केस सॉल्व हो चुका है। बट आप टेंशन में क्यों हैं? नहीं यादव, रैंसम के लिए अगर कॉल गोपाल ने किया था तो फिर पीसीओ वाले ने उसे पहचाना क्यों नहीं, जबकि वो उसी मोहल्ले का है? नहीं साहब, इनमें से तो कोई नहीं आया था। उसे तो गोपाल को आराम से पहचान लेना चाहिए था। शायद गोपाल किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है, पर किसे? हट मैं आप लोग से झूठ क्यों बोलूंगा साहब? तू ऐसे नहीं मानेगा। यादव एक काम करो, इसे गांव महेंद्रगढ़ जाओ और वहां खाप पंचायत को बता दो कि उसकी बीवी और बच्चा दिल्ली में कहाँ रहते। गांव वो नहीं जा सकते सर। क्यों? क्योंकि हम दोनों एक गोत्र के हैं और हमने भाग की शादी की है, और एक गोत्र में शादी करना खाप पंचायत के हिसाब से पाप है। वो गांव गए तो वो लोग उन्हें मार देंगे। फिर वो उसके साथ जो कुछ भी करेंगे ना, उसका जिम्मेदार तो खुद होगा। ठीक है सर। रुकिए साहब, अगर आप ऐसा करेंगे तो वो मेरे बीवी बच्चों को मार देंगे साहब। ठीक है, नहीं करेंगे। तू सच सच बता, किसे बचा रहा है? एक मिनट सर। सर आपने कहा था कि आपके पास 3 सस्पेक्ट थे, तो इसका क्या किया आपने? और राहुल को किसने मारा? बताता हूँ। जब तक आप बता नहीं देते तब तक आप यहाँ से नहीं जा सकते। नहीं चले देंगे। वही बताने आया हूँ। शिव और अजय निर्दोष हैं। तो क्या इसका मतलब गोपाल ने राहुल को? सिर्फ गोपाल ने ही नहीं, इसमें कोई और भी शामिल है, और हम उसी को अरेस्ट करने यहाँ आए हैं। और हाँ, एक बात और, जूनी का भी कातिल वही है और वो आप लोगों में से ही एक है।
पकड़ो इसे। तूने मेरी बच्ची को मारा, तूने मारा मेरी सोनी को। क्यों मारा? क्यों मारा मेरी बच्ची को? क्या बिगाड़ा था उसने तेरा? मेरी मासूम बच्ची को क्या बिगाड़ा था तेरा? क्यों मारा मेरी सोनी को तूने? जूनिया को मैं नहीं मारा था सर। और राहुल को? राहुल को भी किडनैप करने में मेरा ही आता सर। क्यों क्या ये सब? हाँ, दो किडनैपिंग और मर्डर क्यों किया? गर्लफ्रेंड के लिए साहब, उस पे खर्चा करने के लिए, नहीं तो मुझे छोड़ देती साहब। 6 महीने पहले मैंने जूनी का किडनैप किया था। सुना अपनी बेटी की आवाज? कल शाम तक पैसे तैयार हो जाने चाहिए। और मुझे 20 लाख रुपए मिल गए, पर मैं साहब जूनी को जिंदा नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि मुझे वो पहचानती थी। इसलिए मैंने उसे मारकर उसके घर पे फेंक दी। 20 लाख रुपए सर कुछ ज्यादा दिन तक नहीं चले। 7 लाख रुपए का कर्ज भी चुकाना था। फिर एक दिन वो बेवड़ा समीर पीकर बड़बड़ा रहा था साहब। साला बिजनेस पापा ने शुरू किया, मेरा भाई उस पर कब्जा करके बैठा। मेरा भी उसमें बराबर का हिस्सा है। तुझे पता है मेरे भाई के पास लाखों रुपए हैं, घर पे ऐसे पड़े रहते। तभी मैंने प्लान बनाया कि राहुल को मैं किडनैप करूंगा और सारा शक समीर पे जाएगा, और वो गोपाल को मैं अपने साथ मिलाया। धमकी देकर कि तू उसके गांव जाएगा और खाप पंचायत को बता देगा कि उसकी बीवी और बच्चा दिल्ली में रहते हैं, और वो डर जाएगा क्योंकि उसने अपने ही गोत्र की लड़की से शादी की थी। इसी कमजोरी का तो मैंने साफ फायदा उठाया, और वो गोपाल अपनी फैमिली समेत मरने के बजाय जेल चूज किया। उसको मैंने पैसे की भी लालच दी साहब। बोला कि मैं पहली बार नहीं कर रहा हूँ, बहुत बार कर चुका हूँ, कोई रिस्क नहीं है। पर नहीं, फिर तूने गोपाल से किडनैपिंग करवाई, पर पासा पलट गया जब राहुल मर गया। उसी बेवकूफ की वजह से तो सब गड़बड़ हो गया, और उल्टा गोपाल मेरे पास आ गया कि राहुल मर गया, अब क्या करें? मैंने बोला कि तू कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जा, जब तक सब ठीक नहीं हो जाता। और वो चला कैसा? पुलिस को बेवकूफ समझता है? हाँ? राहुल और जूनी को इंसाफ तो मिला, गोपाल और विक्की को उनके किए की सजा भी मिली। जिंदगी अपने ढर्रे पर वापस आ गई, लेकिन अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा। जिस मोहल्ले में लोग एक दूसरे पर आंख बंद करके विश्वास किया करते थे, अब वही लोग एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं। राहुल और जूनी दोस्त थे, एक साथ खेलते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे। उनके सामने उनका पूरा भविष्य था। मेरी हर माँ बाप से विनती है कि वो समाज के सुधरने का इंतजार ना करें। समाज को जब सुधरना होगा वो सुधरेगा। फिलहाल हमें अपने बच्चों की सुरक्षा का ख्याल खुद रखना होगा। मेरी जिंदगी जितनी चुनौती भरी थी, मेरी मौत उतनी ही रहस्यमयी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे जिंदा ही मार दिया जाएगा।
साइड हटिए, हटिए ज़रा, हटिए। साहब, हम लोग यहाँ सफाई का काम कर रहे थे, तभी ये ड्रम किनारे पे आया। बहुत बदबू मार रही थी साहब, इसलिए आपको फ़ोन किया था। ड्रम को फेंकते वक्त किसी को देखा था? नहीं साहब, वैसे तो ये ड्रम काफ़ी महीने से यहाँ पड़ा हुआ था। फॉरेंसिक को बुलाओ। सर, इसमें तो कंक्रीट है। तोड़ दो उसे। एक मिनट रुको रुको। सर, इसमें तो कंकाल है। आसपास के एरिया में पता करो कि पिछले 1-1.5 साल में किसी औरत की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है या नहीं। और वो ड्रम, उस पर एक बैच नंबर होगा। पता करो ये किस इंडस्ट्री का है, कहाँ खाली हुआ था और खाली होने के बाद कहाँ इसे बेचा गया था। जानता हूँ काम मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अय्यर, इस कातिल ने हमें चैलेंज किया है। एक्सेप्ट करते? सर, वेरी गुड, व्हाट अ शॉट, वेरी गुड बेटा। बेटा लेके आओ ना बॉल, मैं थक गया हूँ। पापा, कैच। पापा, पापा, हम यहाँ पर खेलने के लिए आए हैं और आपने प्रॉमिस किया था कि आप फोन को हाथ नहीं लगाओगे। अरे नहीं बेटा, आई एम सो सॉरी यार, मेरा एक अर्जेंट कॉल था इसलिए मैंने फोन उठाया। चल, अभी वो टीवी पर मैच शुरू होने वाला है ना। हाँ, वो मैच देखते हैं हम लोग। और हम फिर से मैच खेलने जाएंगे। हाँ ठीक है पापा। तो बेटा टीवी ऑन करो। किसका फोन था रेणु? बेंगलुरु टॉस हार चुकी है। ऐसे ही किसी टेली मार्केटर का फोन था। वही मैच में जीतता है। तो अब देखना ये है पापा, कि ये बैंगलोर टॉस हार गया। बैठता है। मुंबई ने फील्डिंग ली है और बेंगलुरु ने बैटिंग से अपने गेम का आगाज किया है। पापा, हमारी टीम टॉस हार गई, इसका मतलब हम हार गए क्या? बेटा टॉस हारने जीतने से कुछ नहीं होता है। हेलो, रॉन्ग नंबर। सर, आसपास के एरिया में पूछताछ की, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। उस ड्रम के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, फोरेंसिक को कुछ नहीं मिला। सारे मार्क्स वाइप आउट हो चुके, ना कोई फिंगरप्रिंट्स, ना कोई और क्लू। जो लोग ये ड्रम्स बनाते हैं, हमने उनसे पूछताछ की। उन्होंने कहा कि वो ये ड्रम्स कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु की कई सारी कंपनीज को सप्लाई करती है। वहां से इनमें केमिकल भर के अलग अलग जगहों पे भेजा जाता है। फिर ये केमिकल्स खाली करके ये ड्रम को स्क्रैप में बेचा जाता है। लोग जनरली इस ड्रम में पानी भर के घर में रखते हैं, तो ये ड्रम किसने कहाँ से खरीदा ये पता कर पाना बहुत मुश्किल। और ये जो पायल मिला था उसके बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, बहुत ही कॉमन डिजाइन है, किसी लोकल सुनार ने बनाया होगा, पर उस पर कोई स्पेशल मार्क भी नहीं। मतलब डेड एंड, हमारे पास कोई भी क्लू नहीं है। सर, हमें उस स्केलेटन से एक क्लू मिला है। स्केलेटन की हील की हड्डी में ये स्क्रू रखा था। स्क्रू पे कुछ लिखा है, शायद कंपनी का नाम है या कोई तो सिंबल है। मेडिकल एक्सपर्ट को ये स्क्रू दिखा, हो सकता है स्क्रू की वजह से हम उस औरत को आइडेंटिफाई कर सके। सर, माँ क्या हुआ, हम भाग क्यों रही है? सर ये देखिए, ये सीरियल नंबर मिला है।
एकमात्र मिले मलोलर स्क्रू के आधार पर केरला पुलिस ने अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों की पुलिस से सहायता मांगी और 1 महीने के कठिन परिश्रम के बाद उनके हाथ कामयाबी लग ही गई। ये स्क्रू हमने ही बनाया। क्या बता सकते हैं कि इसका मैन्युफैक्चरिंग कब हुआ था और इसकी डिलीवरी कहाँ हुई थी? उसके लिए रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। प्लीज 1 मिनट, मैं देख के बताता हूँ। सर, ये जनवरी 2014 को मैन्युफैक्चर हुआ था और ये बैच 2014 फरवरी को इसी शहर के केटी हॉस्पिटल में डिलीवर किया था। थैंक यू। सर, ड्रम में जो स्केलेटन मिला था उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक स्केलेटन किसी औरत का है और उसकी उम्र करीब 45 साल की हो, तो उसे मरे करीब 12 से 15 महीने हो चुके। ठीक है, फिलहाल तो केटी हॉस्पिटल चलते हैं, देखते हैं वहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। सर, मोलेलर स्क्रू के इस बैच से 50 साल की उम्र के आसपास की 4 औरतें थीं जिन्हें स्क्रू लगाया गया था। अच्छा, ये 4 औरतें हैं, इसमें से SO1/75 इस नंबर का स्क्रू किस औरत को लगाया ये बता सकते हैं? जी सर। शांता का घर यही है? अम्मा बैंगलोर गई है मतलब? अम्मा को चिकन पॉक्स हुआ था, उसके इलाज के लिए वो बैंगलोर गई है। कब गई थी? पिछले साल जनवरी में गई है, पर जाने से कुछ महीने पहले उनके पैर की हड्डी टूट गई थी, तो उनका ख्याल रखने के लिए एक नर्स थी जो उनकी देखभाल करती थी। बस उसके बाद वो उसी के पास जाने की बात कर रही थी। 1 साल पहले तुम्हारी माँ को चिकन पॉक्स हुआ था। चिकन पॉक्स ठीक होने के लिए 1 साल तो नहीं लगता ना? खैर, आखिरी बार कब बात हुई थी उनसे? जब से वो गई है उनसे बात ही नहीं हुई है। तुम्हें ये जानने की कोशिश भी नहीं की तुम्हारी अम्मा है कहाँ, किस हालत में है? थोड़ा अजीब नहीं लगता? वो हमारी बनती नहीं थी। अम्मा, मैं रमन को छोड़ के आ गई, अब मैं यहीं रहूंगी। पता था मुझे यही होने वाला है। अरे कितना कुछ सोचा था तेरे लिए। गोपाल अन्ना के बेटे अशोक के साथ तेरी शादी तय कर दी थी, अच्छे से रहती वहां पे रानी बनकर, पर नहीं, तुझे तो उस भिखारी निकम्मे रमन के साथ ही मरना था और वहां भी नहीं रह पाई तू अच्छे से। अम्मा, अगर तू नहीं चाहती है ना कि मैं यहाँ रहूं तो मैं यहाँ से भी निकल जाती हूँ। मैंने अम्मा की मर्जी के खिलाफ शादी की थी, उसी बात को लेकर हमेशा अम्मा गुस्सा रहती थी। फिर उसके बाद उन्हें चिकन पॉक्स हुआ तो मुझे डर है कि तुम्हारी बीमारी इससे ना लग जाए। तुझे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही यहाँ से चली जाऊंगी, बैंगलोर जाऊंगी समृद्धि के पास, वहीं जाकर अपना इलाज कराऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। जितने महीने साथ रहे, 1 मिनट के लिए भी हमारी बनती नहीं थी। फिर एक दिन मैं काम पे से वापस लौटी तो देखा अम्मा घर पर नहीं थी। मुझे लगा वो काम पे गई होगी। फिर जब वो नहीं लौटी तो मैंने 1-2 बार फोन ट्राई किया, अम्मा ने फोन ही नहीं उठाया। 1 साल पहले जब वो यहाँ से चली गई थी तो उसके अतीत में क्या हुआ था? किसी के साथ दुश्मनी थी, किसी के साथ झगड़ा हुआ था? मुझे क्या पता सर, पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? तुम्हारे अम्मा का मर्डर हुआ है, किसी ने उसकी लाश को ड्रम में डालकर सीमेंट कंक्रीट के साथ चुनवा दिया है। किसने मारा उसे? हम भी यही पता लगाने आए हैं। हमें तुम्हारा ब्लड सैंपल लगेगा उस कंकाल के डीएनए के साथ मैच करने के लिए। इस स्वाति की बात पे विश्वास नहीं हो रहा। एक तो चिकन पॉक्स के ट्रीटमेंट के लिए शांता का बैंगलोर जाना, अगर गई भी हो तो उसकी लाश का त्रिवेंद्रम में मिलना, और अपनी माँ की मौत के बारे में सुन के से जरा भी झटका नहीं लगा। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। सबसे पहले हमें शांता के बारे में जानना होगा। शांता कहाँ गायब हुई थी, किस हालत में गायब हुई थी, ये पता करना होगा। शांता की पूरी इंफॉर्मेशन निकालो। आस पड़ोस में जाके शांता के बारे में पूछताछ करो। सर, कुरकल उधर देखो। मुंह सर, डीएनए रिपोर्ट से कंफर्म हुआ है कि बॉडी शांता की, और उसकी मोबाइल लोकेशन से पता चला कि वो शायद कभी तिरुवनंतपुरम के बाहर गई नहीं। 7 जनवरी 2015 को उसका फोन उसके घर के आसपास ही स्विच ऑफ हुआ था। फिर ये देखिए, इसका मतलब शांता की बैंगलोर जाने वाली बात तो झूठ निकली। वो 7 जनवरी को अपने घर के पास से ही गायब हुई थी।
स्वाति ने अपनी माँ के मर्जी के खिलाफ घर से भागकर शादी की थी, फिर वापस भी आई थी, जिसके लिए उसकी माँ उसे दिन रात ताने मार रही थी। इस सवाल ये है कि इतनी छोटी सी बात के लिए कोई बेटी अपनी माँ का मर्डर करेगी? अय्यर, ये शांता का लॉटरी का बिजनेस था ना, तो हो सकता है ये मर्डर पैसे के लिए किया गया हो। शांता की बैंक डिटेल्स चेक करो और गायब होने के पहले उसके जिंदगी में क्या हुआ था ये भी पता करो। सर मीडिया के कुछ लोग सुबह से पुलिस स्टेशन के बाहर रुके हैं। मुझे लगता है आपको उनसे एक बार मिल लेना चाहिए। तिरुवनंतपुरम लेक के पास पुलिस को ड्रम में एक औरत का कंकाल मिला है। बताया जा रहा है कि ये ड्रम पिछले 1 साल से यहाँ पड़ा है। आइए जानते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के नायर का इस केस के बारे में क्या कहना है। वो कंकाल एक औरत का था जिसका नाम शांता था और वो यहीं की तिरुवनंतपुरम की रहने वाली थी। ये मर्डर 1 से 1.5 साल पहले हुआ था और मुझे यकीन है उसके कातिल को हम जल्द से जल्द अरेस्ट करेंगे। सुमन, मेरे लिए जरा पानी लाना। आरव, दूध। क्या सड़ गए तुम्हारे कलेजे को ठंडक। इसे ये मत खिलाओ, उसे वो मत दे। तुम्हारे रोज रोज के तारे से मर गया वो। आरव, अजी, क्या हुआ रेणु की बहन का? रेणु की बहन? वो जो चेन्नई में रहती है ना, उसकी तबीयत कैसी है? हाँ ठीक है, अब पहले से ठीक है। अच्छा, दोपहर को कोई आया था यहाँ पे? क्या हुआ? अब भी किसी टेलीमार्केटर का फोन था। ये चेन्नई में तुम्हारी कौन सी बहन है? मेरे जाने के बाद दोपहर में कौन आया था घर में? मुझे जवाब दो। क्या जवाब दूं? मुझे भी तुमसे कुछ जवाब चाहिए। मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि अविनाश के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करनी। उसे पता नहीं चलना चाहिए हमारे बीच झगड़ा हो रहा है। इतनी परवाह है? तो चलो अंदर चल के बात करते हैं। बोलो, क्या बोलना चाहती हो? बच्चा मुझे नहीं, तुम्हें चाहिए था। और ये सब जो तमाशा। धीरे बोलो, चिल्ला क्यों रही हो? अविनाश सुन लेगा। इतना छोटा बच्चा है, क्या सोचेगा जब उसे पता चलेगा कि उसकी माँ उसे पैदा ही नहीं करना चाहती थी? तब तो उसे ये भी पता होना चाहिए कि उसका बाप क्या है। आपके पड़ोस में जो शांता रहती थी उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? शांता बहुत अच्छी औरत थी साहब। इधर सब उसे चाहते थे। वो हमेशा सीधा बात करती थी और गलत काम उसे पसंद नहीं थी। शांता अम्मा इधर ही मेरे बाजू में अपना ठेला लगाती। गायब होने से पहले शांता का किसी के साथ कोई झगड़ा या कोई दुश्मनी या वो किसी तरह के तनाव में रहती हो, कुछ पता है आपको? तनाव में तो वो रहती थी। एक बार उनका झगड़ा भी हुआ था बैजू के साथ। चलिए। क्या कर रहा तू? शांता, क्या कर रहा है? चुप रहे, चल। एक बात सुन ले कान खोल के, इस मार्केट में अगर धंधा करना है ना तो बैजू को कभी मना नहीं कर सकते। अगली बार अगर मैं आया ना तो जबान पे ना नहीं होना चाहिए। तू धमकी दे रहा है शांता को? हाँ, मेरा जो जी में आएगा मैं वो करूंगी और तूने अगर मनमानी की तो छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, छोड़ूंगी नहीं, समझा? ये क्या करो? हट, हट, हट यहाँ पे। ये झगड़ा किस वजह से हुआ था? अम्मा का एक प्लॉट था, उन्होंने वो बेचा था 6 लाख रुपए में, तो शायद उसी के लिए वो झगड़ा हुआ था।
हाँ, मुझे पता था। गांव की एक ज़मीन बेची थी जिसके 6 लाख रुपए आए थे, पर वो पैसे कहाँ गए, उन पैसों का अम्मा ने क्या किया, मुझे नहीं पता। अगर आप लोगों को मुझ पे भरोसा नहीं तो आप लोग मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं। मार्केट में तुम्हारी माँ का एक बैजू नाम के आदमी के साथ झगड़ा हुआ था, तुम जानती हो इस बैजू को? मैं किसी बैजू को नहीं जानती, और अम्मा ने किसी झगड़े का जिक्र भी नहीं किया। कोई घर की तलाशी लो। ओके सर। सर, स्वाति के घर में पैसे नहीं मिले, हो सकता है उसने कहीं बाहर छुपा के रखा हो। या हो सकता है कि उसने खर्च कर दिया हो। 6 लाख रुपए एक साल में खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है भैया। अगर ये मर्डर स्वाति ने किया है तो वो उसका अकेले का काम नहीं है, जरूर किसी की मदद ली होगी। एक प्लान मर्डर है। इस कत्ल को छुपाने के लिए कातिल ने बड़ी मेहनत की है। इस स्वाति की डिटेल इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। उसे कॉल रिकॉर्ड निकालो जब से शांता गायब हुई तब से। फिलहाल हमें एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो इन माँ बेटे के बारे में अच्छे से जानता हो। शांता को मारने के लिए स्वाति के पास 2 मोटिव थे। एक तो उसे पैसों के बारे में पता था और दूसरा वो शांता से परेशान थी। और स्वाति के अलावा हमारे पास और एक स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट है बैजू, उसे भी शांता से बैर। उठाकर लेकर आओ इसे। सर। पापा मुझे बर्थडे पर एक क्रिकेट बैट चाहिए। अच्छा, क्रिकेट बैट चाहिए? हाँ बिल्कुल मिलेगी बेटा, लेकिन तब जब तुम्हारे एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे तब। लेकिन पापा बर्थडे से एग्जाम को क्या लेना देना पापा? अरे अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। साइड में चलो, तुमसे कुछ बात करनी है। क्या चाहता है तू? तेरे बच्चे को उठा ले हम, तब समझेगा तू। देख, मुझे ये वार्निंग खेलना पसंद नहीं है, इसलिए चुपचाप से मेरा काम कर दे, समझा? तुझे अच्छी तरह से पता है मुझे क्या चाहिए। देख, मेरा टाइम ऑलरेडी खत्म हो चुका है, इसलिए जल्दी कर, समझा? चलो बे। शांता को क्यों मारा और 6 लाख रुपए कहाँ है? मैं शांता को क्यों मारूंगा साहब, और 6 लाख क्या बोल रहे हो, मेरे समझ में नहीं आ रहा साहब। तेरा और शांता का झगड़ा हुआ था उसके लॉटरी के स्टॉल पर। उसके बाद तूने उसके लॉटरी की टिकट फाड़ दी, जला दी थी, और तुम दोनों ने एक दूसरे को जान से मार देने की धमकी दी थी। किस बात पे झगड़ा हुआ था? साहब वो लॉटरी का टिकट बेचती थी, लोग अपना ब्लैक मनी वाइट करने के लिए उससे टिकट खरीदते थे। अब वैसी पार्टी मेरे पहचान में थी जिससे मैंने एडवांस भी ले रखा था साहब, लेकिन शांता मानने को तैयार नहीं थी साहब। क्यों? उसको मेरे पे भरोसा ही नहीं साहब, और इसलिए तूने उसे मार डाला? नहीं साहब, मैंने उसको नहीं मारा साहब, ये तो पुरानी बात है, अभी तो मैं सुधर गया हूँ साहब। देख बैजू, हम लोग एक मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अगर आगे चल के पता चला ना कि तूने हमसे झूठ कहा था या कुछ छुपाया था, तो उस वक्त तुझे पूछूंगा नहीं, सीधा यहाँ लटकाऊंगा। निकल। पुलिस को अब एक ऐसे इंसान की तलाश थी जो शांता और स्वाति दोनों को ही अच्छी तरह से जानता हो, और वो था स्वाति का पति रमन। सर, स्वाति और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे, लेकिन शांता अम्मा को मैं पसंद नहीं था, इसलिए हमने भाग के शादी कर ली। क्या स्वाति शांता अम्मा से इसलिए नाराज थी कि वो तुम दोनों के बीच सुलह करना चाहती? हो सकता है सर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। स्वाति तो हमेशा शांता अम्मा से नाराज होने के मौके ढूंढती थी। मतलब सर, स्वाति हर एक छोटी घटना के लिए शांता अम्मा को जिम्मेदार मानती थी, यहाँ तक कि जब आरब ने अपनी बीमारी के चलते आत्महत्या की तो उसका जिम्मेदारी उसने शांता अम्मा को ठहराया। आरब, दूध? सर जो कुछ भी हो, लेकिन वो अपनी अम्मा का मर्डर नहीं कर सकती। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते, आके शादी भी, फिर अलग क्यों हुए? सर, मेरी गलती की वजह से मुझे दारू की लत थी। उसने काफ़ी बार मुझे रोका, मैंने कोशिश की, लेकिन
छोड़ नहीं पाया। शराब की वजह से मेरी नौकरी चली गई और उसी दिन स्वाति मुझे छोड़ के चली गई। जब इतना सब कुछ हो रहा था तो शांता माँ ने कुछ करने की कोशिश नहीं की? सर उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया था। तुम दोनों को अपनी गृहस्थी के बारे में सोचनी चाहिए। लेकर के जा इसे अपने साथ। जो कुछ भी बात है आपस में बैठकर सुलह कर लो तुम लोग, समझे? तेरी माँ एकदम ठीक कह रही है। मेरा नहीं तो कम से कम आबा के बारे में तो सोच। मैं खुद को सुधारूंगा, अच्छा बाप नहीं बल्कि अच्छा पति भी बन के दिखाऊंगा। अच्छा बाप, अच्छा पति बनने के लिए अच्छा इंसान बनना पड़ता है। तुम्हारे जैसे आदमी के साथ ना मैं रहूंगी ना अपनी बेटी पर तुम्हारा साया पड़ने दूंगी। आबा को सिर्फ माँ की नहीं बल्कि बाप की भी जरूरत है। उसकी चिंता तुम मत करो, उसे माँ और बाप दोनों का प्यार मिलेगा, और ऐसे बाप का प्यार मिलेगा जिसकी वजह से कल उसे उसका सिर शर्म से झुकाना ना पड़े। जब ये सब कुछ हो रहा था तो शांता माँ ने कुछ नहीं किया? शांता माँ के पैर के इलाज के लिए एक नर्स आती थी, शायद उसे कुछ पता हो। 1 साल पहले ड्रम में मिली लाश वाले केस को अब 2 महीने हो गए हैं। पुलिस को इस केस में अब तक कोई अहम सुराग हाथ नहीं लगा है। ये केस अब और पेचीदा होता जा रहा है और पुलिस के लिए कठिनाइयां बढ़ती जा रही हैं। स्वाति अपने भाई के मौत के लिए अपनी माँ को जिम्मेदार मानती है। स्वाति शांता से इतनी नफरत करती है कि हो सकता है कि उसी ने उसको मार दिया। सर पॉसिबल तो है, पर अगर स्वाति का सच में कोई बॉयफ्रेंड है तो हो सकता है स्वाति ने उसी के साथ मिलकर शांता को मारा। एक पॉसिबिलिटी और भी हो सकता है, शांता स्वाति को रमन के साथ उसके घर जाने के लिए फोर्स कर रही, इसलिए स्वाति ने शांता को रास्ते से हटा दिया। अब शांता का घर भी उसका हो गया, पैसे भी, और अब वो आजाद भी है। ये स्वाति और शांता के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए? भी सर आ गए। स्वाति के कॉल रिकॉर्ड अच्छे से चेक करना। देर रात तक उसने किसी से बात की है वो देखना, और कितने देर तक बात की है वो भी चेक करना। हो सकता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड हो। और शांता के कॉल रिकॉर्ड्स भी क्रॉस चेक करना। सर सर स्वाति और शांता के कॉल रिकॉर्ड्स, इनके कॉल रिकॉर्ड्स में कई सारे नंबर कॉमन है, लेकिन सबसे सरप्राइजिंग वाला है बैजू का। ये देखिए, तेरा पुराना रिकॉर्ड वैसे भी अच्छा नहीं था, और इस बार तो तूने अपना पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। साहब पहले जो किया सो किया साहब, अभी तो मैं सुधर गया हूं ना साहब। हम भी पुरानी बातें ही कर रहे हैं। शांता का तेरे साथ झगड़ा हुआ था और उसकी बेटी स्वाति तेरे दुकान में काम करती है। तेरा और स्वाति का अफेयर था ना, जो शांता को पसंद नहीं था, इसलिए गुस्से में आकर तूने शांता को मार डाला था। एक बात बता, अकेले ने सब कुछ किया था या स्वाति भी तेरे साथ थी उसमें? स्वाति मेरे टेलरिंग शॉप पे कपड़े सीने का काम करती थी साहब। और साहब ये भी तो प्रायश्चित ही है ना साहब कि शांता को जो मैंने नुकसान पहुंचाया था, शांता तो अभी है नहीं, तो मैंने सोचा कि उसके लड़की को सहारा दे दूं सर। सहारा दे दूं या अपना लूं उससे? आप बोल रहे हो साहब, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। कुछ दिन लॉकअप में रह ले, तब याद आ जाएगा। अरे साहब मेरी बात तो सुनो साहब, मैंने कुछ नहीं किया कसम से। वो सच बता रहा है। मेरा उसका बस इतना वास्ता है कि मैं उसके दुकान के लिए काम करती हूँ। राउडी आदमी है, इसलिए मैंने उसे पहचान बताने से मना किया था। और रमन को दूसरा आदमी है, मैंने जानबूझकर बोला था ताकि वो मुझे घर वापस ले जाने की रट लगाना छोड़ दे। सर केस बंद कर दीजिए
गड़े मुर्दे उखाड़ के क्या मिलेगा? गड़े मुर्दे तभी उखाड़े जाते हैं जब कोई नाइंसाफी होती है। नहीं, अभी तो हम लोग जा रहे हैं, लेकिन जब भी जरूरत पड़ेगी पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। ये फिर से झूठ बोल रही है। तहकीकात के दौरान हमें बहुत सी चीजें पता तो चली है, लेकिन अभी भी हमारे पास किसी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं। अय्यर, हर चीज प्लेट में परोसे हुई मिली तो फिर क्या कहना। मैंने पहले कहा था ये केस 1 साल पुराना है, तो कातिल को अपना जुर्म मिटाने का और सबूत मिटाने का बहुत वक्त मिला है। एक काम करो, तुम बैंगलोर जाके उस नर्स समृद्धि से मिलो। स्वाति के अलावा स्वाति के घर के अंदर की बातें वो नर्स ही हमें बता सकती है। सर, सर शांता दीदी तो यहाँ कभी आई ही नहीं। उनकी मौत के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। बहुत ही स्ट्रांग लेडी थी वो। उनकी जिंदगी बहुत ही मुश्किल भरी थी, शायद इसीलिए बहुत स्ट्रांग थी। मतलब ये कि इंसान कितना भी चाहे पर कभी ना कभी उसका अतीत उसके सामने आकर खड़ा हो ही जाता है। शांता, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्यों? मैं तुझसे मिलने नहीं आ सकता? पुराना साथ है हमारा। जब मैंने सुना कि तेरा एक्सीडेंट हो गया है तो सोचा कि कुछ मदद कर दूं। मैंने सुना कि स्वाति अपनी पति का घर छोड़कर आ गई है और कुछ काम ढूंढ रही है। वो अगर चाहे तो मेरे साथ काम कर सकती है। ये कुछ पैसे रख लो, काम आएंगे। दफा हो जाए यहाँ से। गुस्सा क्यों करती है? मैं तो तेरी मदद करने आया था। थूकती हूँ मैं तेरे पैसों पर और तुझ पर। और मेरी बेटी के बारे में ऐसी बात सोचने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? 2 पैसे के धंधे वाली आज शरीफ बन के बैठी है। अरे तू अपना पता ठिकाना बदल करना, दुनिया को धोखा दे सकती है, मुझको नहीं, समझी? और तेरा ये लॉटरी का धंधा है ना, आज का है। अब मैं बताऊं दुनिया को तेरा असली धंधा क्या था? कल क्या थी तू? मंजुनाथ, मैं तुझे क्या करते? बाहर जाइए वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। मैं भी देखता हूँ कब तक अपनी बेटी को बचाती। इस धंधे में तो मैं उसको खींच के ही रहूंगा, समझी? मंजुनाथ, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो देखना मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। बाद में उन्होंने बताया कि 2 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी थी और सर पर छत भी नहीं थी। उनका पति जेल में था। मजबूरी में उन्हें मंजुनाथ के साथ काम करना पड़ा। शांता ने जमीन बेच के उसे 6 लाख रुपए मिले। तुम्हें पता है उस पैसे का उसने क्या किया? सर शांता दीदी ने मुझे बताया था कि वो 6 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट कराने वाली और वो स्वाति की बेटी आभा के नाम करने वाली थी। अच्छा, ये स्वाति, उसका किसी के साथ कोई अफेयर था? किसी के साथ कोई चक्कर? सर उनके घर के पास ही एक आदमी था जिनके साथ स्वाति का चक्कर चल रहा था। जब शांता दीदी को इसके बारे में पता चला तो मैं जानती हूँ उसे, वो अच्छा आदमी नहीं है। मैं जानती हूँ आप ये सब क्यों बोल रही हो। क्या जानती है तू? बोल, मुझसे बदला ले रही हो। मैंने तुम्हारी बात कभी नहीं मानी ना, इस बात का बदला। और वैसे भी मैं तुम्हारी तरह कईयों के साथ मुंह काला नहीं कर रही हूँ। प्यार करती हूँ उससे। स्वाति की बातें सुनकर शांता दीदी बहुत उदास रहने लगी थी। मैंने अपने जीवन की हर मुश्किल को भगवान की परीक्षा समझकर स्वीकार किया है समृद्धि, लेकिन अब मैं बहुत थक गई। आखिर कब तक? इस उम्र में अब किसी की जान लेके जेल जाने का मुझे कोई शौक नहीं है साहब। वो तो एक कोशिश की थी कि किसी तरह उसकी बेटी को भी इस धंधे में उतार लूं, मगर मैं शांता को जानता हूँ, उससे किसी तरह का झगड़ा मोल नहीं ले सकता, इसीलिए दोबारा गया ही नहीं। मैंने बताया ना, मैंने झूठ बोला था रमन से। मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है। वैसे भी मैं किसी भी पड़ोसी के यहाँ आती जाती तक नहीं। तुम पुलिस वाले से लगातार झूठ बोलती आई थी। वो नर्स समृद्धि, उससे हमें सब कुछ सच पता चल चुका है। अब तुम्हारे पास सच बोलने के सिवा और कोई भी चारा नहीं है। सर वो मेरे पास के घर में एक आदमी रहता है, उससे मैं शादी करने वाली थी, लेकिन इसका अम्मा की हत्या से क्या लेना देना? क्योंकि तुम्हारी अम्मा इस रिश्ते के खिलाफ थी।
इसलिए तुमने अपने आशिक के साथ मिलके शांता को मार डाला। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। अगर कुछ किया नहीं है तो फिर झूठ क्यों बोल रही थी? वो आदमी शादीशुदा है, वो अपने बीवी बच्चे को छोड़ के नहीं आ सकता। वो रहता कहाँ है? मदुराई में। हफ्ते के 5 दिन वो काम करने के लिए आता है, फिर चला जाता है। पिछले 10 दिनों में तुम दोनों की सिर्फ एक ही बार फोन पर बात हुई है, और जब से शांता मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है उसने एक बार भी तुम्हें कॉल नहीं किया, ना ही तुमने उसे कॉल किया, और ना ही वो तुमसे मिलने यहाँ आया। क्यों? पता नहीं वो क्यों नहीं आया, मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है वो पिछले कुछ दिनों से। हाँ, वैसे भी उसकी बीवी जब आसपास रहती है तो वो मेरा फोन भी नहीं उठाता। वो अच्छा आदमी है सर। हाँ, एक शादीशुदा आदमी बाहर कहीं अफेयर करे अपनी बीवी को छोड़कर, वो अच्छा ही आदमी होगा ना। उसकी शादी उस औरत से एक जबरदस्ती की थी। शादी से पहले वो प्रेग्नेंट हो गई थी, उसे तो बच्चा नहीं चाहिए था। ये शादी तो सिर्फ एक नाम की शादी थी। बेचारा फंस गया था जैसे मैं फंस गई, पर बच्चे को तो कोई नहीं छोड़ सकता ना। उसका एड्रेस दो हमें। जय हिंद सर, ये केरला पुलिस से अजीत के बारे में पूछताछ करने आए हैं। सर, अजीत मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन मैं ही देख रहा हूँ सर। मर्डर? अजीत का मर्डर हो गया? यस सर। अजीत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी बॉडी में पोटेशियम साइनाइड पाया गया है। उसकी मौत हार्ट फेल होने से हुई है सर। घर पर कौन कौन है उसके? उसकी बीवी और बच्चा है सर। आप कहना क्या चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि आपके पति का स्वाति के साथ अफेयर था। जब इस अफेयर के बारे में आपको पता चला तो आपने अपने पति को मार डाला। स्वाति? अफेयर? ये सब क्या है? मैं नहीं जानती इस स्वाति को, मैंने तो ये नाम भी पहली बार सुना है। मुझे ऐसा कुछ पता नहीं है। वो ऐसे आदमी नहीं थे, वो कभी मुझे धोखा नहीं दे सकते थे। तो फिर आप दोनों के झगड़े किस बात पर होते थे? अजीत को जुए की लत थी, उस वजह से उन पर बहुत कर्जा हो गया था। मुंबई पे लगा, बेंगलोर पे नहीं। अरे पुराना पैसा कहाँ जा रहा? मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करके पैसा लौटा दूंगा यार, फिक्र मत करो। लेकिन अभी नए सौदे की बात करते। मुंबई पे मैंने जितना बोला है ना उतना पैसा लगा दी, समझे? फिर से चालू हो गया ना तुम्हारे सट्टा? मना किया था ना ये सब करने को। हाँ, मुझे सिखाओ मत, हटो। आए दिन वसूली वालों के धमकी भरे फोन घर तक आने लगे थे। मैं परेशान हो गई थी और मैंने उनको ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो पहले से डिप्रेशन में थे, इसलिए ये बात मैं उनसे छुपाती रही। देखो, दूर रहो तुम, मेरे पास मत आना। अजीत के पेट में पोटेशियम साइनाइड मिला था, जो इतनी आसानी से मिलता नहीं है। अजीत एक केमिकल प्लांट में काम करते थे, शायद वहीं से मिला हो। ठीक है। ले, मुंह खोल। आरब दाल चावल है, थोड़ा तो खा ले। स्वाति, कितनी बार बोला तुझे अपने काम से काम रख? बस अम्मा, आरब को खाना खिला दो फिर काम करती हूँ। अरे भूख नहीं है उसे, रख दे इधर, जब भूख लगेगी खा लेगा वो। और ये क्या बिस्तर पर लेटा हुआ है? डॉक्टर ने बोला है ना थोड़ा थोड़ा बैठने के लिए। इंच भर भी इधर उधर हिलेगा नहीं तो ठीक कैसे होगा जल्दी से? अम्मा, पर तुझे पता है ना कि इसे खिलाना पड़ता है। अरे तो उसको छोड़, अपना ख्याल रख। पेट से है तू, इतना बड़ा हो गया है, अपने काम खुद से नहीं कर सकता, कैसे ठीक होगा? जिम्मेदारी कैसे उठाएगा? शांता, चलो चलती है, चलो। हाँ, सर, अजीत तो पिछले 10 दिनों से काम पे ही नहीं आया। हो सकता है पोटेशियम साइनाइड उसने इसके पहले चुराया हो। और सर, इतनी कम मात्रा में पता लगा पाना बहुत मुश्किल है कि किसने चुराया। तो उसका कोई दोस्त है यहाँ जो उसके बारे में जानता हो? तुम्हारे फैक्ट्री के मैनेजर से हमें पता चला कि तुम अजीत के बहुत अच्छे दोस्त हो। हाँ सर। अजीत के बारे में क्या जानते हो? सर, अजीत और मैं अच्छे दोस्त थे,
मैच में सट्टा लगाने की वजह से वो पूरा बर्बाद हो गया था। अजीत के बारे में काफी कुछ जानते हो, तो उसके अफेयर के बारे में भी जानते होगे। तू कभी मिला है स्वाति से? एक मिनट नीचे रखो। रख दो इसे। अजीत ने पोटेशियम साइनाइड के अलावा कभी फैक्ट्री से ड्रम भी चोरी किया था? नहीं सर, चुराया नहीं था, मांग के लेके गया था। उसने मांगा और तुमने दे दिया। दोस्त था ना तुम्हारा, दोस्त ने कहा चलो खून करते हैं, तो तुमने खून भी कर दिया। सर मैं कुछ समझा नहीं सर। क्यों? न्यूज चैनल देखता नहीं क्या? न्यूज में देखा नहीं, एक औरत की लाश ड्रम में मिली थी और उसके कातिल को पुलिस ढूंढ रही है। सर मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, ये सर आप मुझे क्यों बता रहे हैं? अजीत तुम्हारा दोस्त था ना, इसलिए तुम्हें बता रहे। उस ड्रम पर हमें 2 लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिले, एक अजीत के और दूसरे किसके ये हमें पता करना है। तो उसका दोस्त है ना, तो जाहिर सी बात है वो तेरे ही होंगे। लेके चलो इसे, फिंगरप्रिंट ले दे। चल बैठ। सर मैंने कुछ नहीं किया सर मैंने कुछ नहीं किया सर। अजीत ने मुझे कहा था कि घर में वो रेडियम केमिकल बनाना है, इसलिए मैंने उसको ड्रम दे दिया। कुछ दिनों बाद उसने बोला कि केमिकल पूरा ख़राब हो गया, फेंकना पड़ेगा, तो किसी की नज़र में ना आए इसलिए मैंने ड्रम फेंकने में उसकी मदद की। अजीत ने झूठ बोलकर ये काम मुझे करवाया। ये मुझे तब पता चला जब टीवी पर मैंने शांता की लाश ड्रम में देखी। अजीत ने शांता को क्यों मारा? पैसों के लिए? पता नहीं सर, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अजीत शांता को तब से जानता है जब वो धंधा करती थी। 2-3 बार वो उसका ग्राहक बन के भी गया था सर। शांता को अजीत और स्वाति के चक्कर के बारे में पता चल गया था, तो शांता ने अजीत को बहुत सुनाया था सर। ये अजीत ने खुद मुझे बताया सर। स्वातिका, तू अम्मा यहाँ मुंह कला कर रही है? अम्मा बंद करके। कहा था ना तुझसे दूर रह स्वाति से। अम्मा नहीं, समझ में नहीं आता। अम्मा, और तू शर्म नहीं आती? शादीशुदा होकर एक बच्चे की माँ होकर यहाँ बैठी है। कितने पैसे चाहिए तुझे? वो पैसे ले और दफा हो यहाँ से। अम्मा, मेरी बेटी का पीछा छोड़ दे, समझा ना तू? वरना तू जानता नहीं है कितना बुरा होगा तेरे साथ। सब पता है मुझे। अजीत शांता की धमकी से बहुत डर गया था। अपने और स्वाति के बारे में बताने के लिए शांता को घर पे बुलाया और वही मार दिया सर। अम्मा आओ ना, बैठो ना। नहीं, क्या बात है? क्यों बुलाया है? अम्मा अंदर आओ ना, बैठ के बात करेंगे। नहीं बैठना मुझे, जो बोलना है जल्दी बोल। नहीं अम्मा आओ ना, अंदर आओ जरा, बैठो, आप तसल्ली से बात करेंगे हम लोग। आओ अम्मा बैठो ना। बोल। हाथ जोड़ता हूँ अम्मा। अम्मा मेरी बीवी और बच्चे को ये सब मत पता ना अम्मा। अम्मा नहीं तो मेरा परिवार टूट जाएगा अम्मा। मैं मर जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा अम्मा। जो इतने दिनों से ये बात मैं तुझे समझा रही थी तो नहीं समझ में आ रहा था तुझको? हाँ, मेरी स्वाति की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा था फिर तू? अब ये तेरी शराफत का जो चोगा है ना, इसे सारी दुनिया के सामने उतारूंगी, तेरी बीवी के सामने उतारूंगी, तेरे बच्चे के सामने। नहीं मैं पैर पड़ दो अम्मा। अम्मा मेरी बेबी बच्चे को कुछ नहीं पता ना अम्मा। अम्मा प्लीज अम्मा, मेरी बात मान लो ना अम्मा, प्लीज अम्मा, मैं आपके पैर पड़ दो अम्मा। उसे मारने के बाद अजीत ने पूरा घर ढूंढा और उसको कहीं पैसे नहीं मिले। आपको जब शांता की डेड बॉडी मिली तो आपको स्वाति के घर के बाहर देखा तो वो बहुत डर गया सर। अजीत को किसने मारा? सर उसको अपनी बीवी और समाज का बहुत डर था कि कहीं उसकी इज्जत उनकी नज़रों में खराब ना हो जाए। शायद इसीलिए उसने आत्महत्या की होगी। इस पूरे प्लानिंग में स्वाति का रोल क्या था? सर पता नहीं सर। सर केस तो सॉल्व हो गया, पता भी चल गया कि कातिल कौन है, लेकिन कातिल को सजा नहीं दिलवा पाए।
पर ये भी पता नहीं चल पाया कि स्वाति का शांता के मर्डर में हाथ था भी या नहीं। शीशा और रिश्ता दोनों ही नाजुक होते हैं, मगर उनमें एक फर्क होता है। शीशा गलती से टूटता है और रिश्ता गलतफहमी से। रिश्तों की रस्सी तब कमजोर होती है जब इंसान गलतफहमी में पैदा होने वाले सवालों के जवाब भी खुद ही बना लेता है। अपने मन में किसी भी गलतफहमी को दबाए रखने से कभी रिश्ते बेहतर नहीं बन सकते। गलतफहमियों को आमने सामने बैठकर दूर कर लेना चाहिए। इसी में खुशहाल जिंदगी का राज छिपा है। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।